ये कहानी सरहद पार से है, पाकिस्तान से है। लेकिन इस कहानी को सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे इसी पाकिस्तान की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो दुल्हनों की दास्तान है, तो वो आपको पहले बताता हूँ। बात 2017 की है। पाकिस्तान में एक जगह है नॉर्थ ईस्ट इलाके में पाकिस्तान के, मुजफ्फरगढ़। वहाँ एक लड़की रहती थी, 21 साल की, उसका नाम था आसिया बीबी। आसिया बीबी को शाहिद नाम के एक लड़के से मोहब्बत थी, दोनों पड़ोस में रहते थे। लेकिन आसिया के घर वाले शाहिद और आसिया के रिश्ते को मंजूरी देने से मना कर रहे थे। कई वजह होंगी। घर वालों ने आसिया की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आसिया की शादी कहीं और तय कर दी। आसिया लगातार मना करती रही, कहती रही कि वो नहीं करेगी शादी, अपने पसंद से करेगी, लेकिन घर वाले बहुत सख्त थे। आसिया की एक नहीं सुनी और उसकी शादी किसी और से कर दी। आसिया ने शादी से पहले धमकी दी थी कि वो ये शादी ज़्यादा दिन निभाएगी नहीं और वो जिससे प्यार करती है यानी शाहिद से, उसी से शादी करेगी। घर वालों को लगा थोड़े दिन में ये मोहब्बत का बुखार उतर जाएगा। उन्होंने आसिया की शादी कर दी, लेकिन आसिया अपनी बात पर अडिग रही। शादी के बाद भी उसने अपने शौहर को अपनाया नहीं। इसके बाद कुछ दिन बीते और उसने शाहिद से संपर्क किया और उससे कहा कि मैं इसके साथ रह नहीं सकती, मुझे छुटकारा दिलाने का तरीका बताओ ताकि हम दोनों शादी कर सकें। तलाक वो लेना चाहती थी, तलाक ससुराल वाले उसके पति दे नहीं रहे थे, घर वाले भी तलाक के ख़िलाफ़ थे। आखिर में शाहिद ने उसको एक रास्ता सुझाया। उसने उसको जहर दिया और उस जहर को दूध में मिला कर दिया और कहा कि ये अपने शौहर को पिला देना। आसिया वो जहर से भरी दूध घर ले जाती है और अपने शौहर को देती है। शौहर दूध पीने से मना कर देता है। आसिया को लगता है कि उसका ये प्लान जो है वो नाकाम हो गया। वो दूध को वहीं रख देती है, उस गिलास को, और छोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद वो भूल जाती है। इतने में उसकी सास आती है आसिया की। दूध वाला गिलास वो अपने साथ ले जाती है किचन में। इत्तेफाक से उस दिन घर में अड़ोस पड़ोस के जो रिश्तेदार थे, उनके करीबी, वो लोग घर में आए हुए थे। कुल 27 लोग घर में मौजूद थे। आसिया बीवी की सास ने लस्सी बनाई। इत्तेफाक से उसे दूध कम पड़ा और उसने देखा कि इस गिलास में दूध है। उसने पिया नहीं है, उसके बेटे ने। उसने वो दूध भी उस लस्सी में डाल दिया। इसके बाद उसने 27 लोगों को लस्सी पिला दी। थोड़ी देर के बाद लस्सी पीते ही सारे लोग लगभग मुंह से झाग आने लगा, बेहोश होने लगे। घर पूरा घबरा गया। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, सबको अस्पताल ले जाया गया। 17 लोगों ने दम तोड़ दिया। 10 लोग अस्पताल में बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी बचाई गई। अब एक साथ एक ही घर में 17 लोगों की मौत, खबर पुलिस तक गई। पुलिस आती है, इसके बाद जांच होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसमें जहर था। और इसके बाद तफ्तीश जब होती है तो फिर पता चलता है कि आसिया का नाम आता है, क्योंकि ससुराल वालों को पहले ही शक था। इसके बाद आसिया से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। वो कबूल करती है कि उसे शाहिद ने जहर दूध में मिला कर दिया था। उसके शौहर ने पिया नहीं, उसने गिलास रख दिया, लेकिन उसकी सास ने उसी में को लस्सी में मिला दिया और इस तरह से इन लोगों की जान चली गई। पुलिस ने आसिया और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया 17 लोगों के कत्ल के जुर्म में। ये पाकिस्तान के इतिहास में किसी दुल्हन के ज़रिए कत्लेआम की शायद सबसे बड़ी घटना थी। ये 2017 की थी। अब आते हैं 2021 में। लेकिन लगभग ये कहानी भी 2017 में ही शुरू हो गई थी। अफ़गानिस्तान में हमेशा उथल पुथल रहता है, तालिबान की वजह से आजकल भी है। ये कहानी अफ़गानिस्तान से ही शुरू होती है। अफ़गानिस्तान में अफ़गान शाह ज़मीन नाम का एक नौजवान रहता था। अफ़गान के हालात ठीक नहीं थे, वो पढ़ा लिखा था, सारे काम धंधे बंद थे। तो वो एक शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान की सरहद से जो अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, वहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और पाकिस्तान में ही वो बाज़ौर ज़िले में रहना शुरू कर देता है। पाकिस्तानी हुकूमत भी उस वक्त अफ़गानी शरणार्थी को अपने यहाँ जगह देती थी, तो उसमें कोई इशू था नहीं। अफ़गान शाह ज़मीन अब बाज़ौर में रहता है, छोटी मोटी नौकरी करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है यास्मीन नाम की एक लड़की से। थोड़े दिनों में दोनों में मोहब्बत हो जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है घर वालों की रजामंदी से। अब दोनों बेहद खुश थे। कुछ वक्त के बाद इनकी एक बेटी होती है। इस दौरान रोज़गार की तलाश में अब अफ़गान शाह बाज़ौर से निकलकर पेशावर पहुंच जाता है। पेशावर में वो अपना छोटा मोटा काम करता है।
जब जब छुट्टी मिलती वो वापस बाजार अपनी बीवी और बेटी के पास आता। कुल मिलाकर इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार गुजर रही थी। अफ़गान शाह ज़मीर का एक दोस्त था, उसका नाम था गुलिस्तान। ये भी बाजार का रहने वाला था और पेशावर में काम करता था। अफ़गान शाह और गुलिस्तान दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे। अफ़गान शाह जो भी कमाता था उसने बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोल रखा था। शायद उसकी वजह बहुत सारी होगी, शरणार्थी था, पाकिस्तान बैंक में अकाउंट खोलना ना खोलना। तो वो जो सेविंग करता था वो सारे पैसे गुलिस्तान को दे देता था, क्योंकि गुलिस्तान पाकिस्तानी था और बाजार में था, दोनों दोस्त थे। और वो उससे कहता था कि ये पैसे तुम जमा करो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। बेटी बड़ी होगी, स्कूल में दाखिला है, बाकी चीज़ें हैं, कल को बीमारी है, दवा है। तो धीरे धीरे अफ़गान शाह अपनी जमा पूंजी गुलिस्तान को देता रहा। वक्त बीतता गया। 2018 की तारीख आ गई, साल 2018 में अचानक जब अफ़गान शाह बाजार पहुंचा तो उसने अपने दोस्त गुलिस्तान से कहा कि जो पैसे मैंने तुम्हारे पास रखवाए वो मुझे दे दो, कुछ ज़रूरत है, कुछ घर का काम है, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाना है। तो गुलिस्तान ने कहा कि इस वक्त तो उसके पैसे हैं नहीं, लेकिन तुम अभी बीमार हो, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें चलो दवा दे देता हूँ और तुम ठीक हो जाओगे। दोस्त था, अफ़गान शाह को कोई शक नहीं होता है। इसके बाद अफ़गान शाह को गुलिस्तान, वहाँ पे एक जगह है इनायत कली बाज़ार, वहाँ से वो 2 इंजेक्शन लाता है और कुछ दवाएं, और वहाँ से लाने के बाद बाजार में ही एक नदी के किनारे दोनों की मुलाकात हो जाती है। गुलिस्तान उससे कहता मैं तुम्हारे लिए दवा ले आया हूँ, डॉक्टर से पूछ लिया हूँ, जो तुमने सिम्टम और बीमारी बताई थी वो डॉक्टर के पास उसको खुद नहीं ले गया, बल्कि वो उसके हालात डॉक्टर को बताए। उसने कहा डॉक्टर ने ये इंजेक्शन दिया और दवा दिया, तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। और नदी किनारे उसने कहा कि ये काम करो, पहला इंजेक्शन तो तुम अभी ले लो। और बोला कि मुझे मालूम है इंजेक्शन कैसे देते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आम लोग भी इंजेक्शन देना, और ये सारी जहाँ पे जंग जैसे या फिर तालिबान का भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़ोर रहा। तो अफ़गान शाह को लगा कि उसका दोस्त है, कोई बात नहीं। उसने एक इंजेक्शन अपने हाथ से गुलिस्तान ने अफ़गान शाह को लगा दिया और दवा दी। बोला कि अब जाओ घर जाकर आराम करो, रात को दवा खा लेना, अगला इंजेक्शन कल लगवा लेना, या तो मैं ही आ जाऊँगा। अफ़गान शाह घर पहुँच जाता है अपनी बीवी और बेटी के पास, लेकिन घर पहुँचने के अगले 1-2 घंटे के अंदर ही उसकी हालत और बिगड़ जाती है। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। यास्मीन घबराई कुछ पड़ोसियों की मदद से अफ़गान शाह को, अपने शौहर को अस्पताल ले जाती है नज़दीक के। जब वो अस्पताल जाती है तो डॉक्टर उसको मुर्दा करार देते हैं। बात आई गई हो गई, सभी ने कहा कि वो बीमार था, इसी की वजह से शायद मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर सभी उसके जानने वाले आते हैं, उसमें गुलिस्तान भी था। इसके बाद उसकी तदफीन की जाती है, दफना दिया जाता है। पोस्टमार्टम नहीं होता, न डॉक्टर मौत की वजह बताता है, इसलिए कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं। लेकिन यास्मीन को अपने तरीके से अब पता करना था कि ये मामला है क्या। अच्छा, इत्तेफाक से जिस इलाके में ये लोग रहते तो उस वक्त वहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं था आसपास में, और जहाँ रिपोर्ट लिखाएं तो पुलिस के पास भी नहीं जा पाए लोग, क्योंकि अब इतनी दूर कौन जाएगा। फिर घर वालों पड़ोसियों ने कहा कि एक बीमारी से आम मौत है। लेकिन यास्मीन को ये बात हजम नहीं हुई, उसे लगा कि ये मामला गड़बड़ है और ये कत्ल है। अब यास्मीन ने एक जासूस और एक पुलिस अफसर के तौर पर खुद ही इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। वो पता लगाना चाहती थी कि उसके शौहर की मौत की असली वजह क्या है। इसके बाद उसने अपने कुछ लोगों के ज़रिए पता कराया, जो इंजेक्शन और दवाएं थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, किस डॉक्टर को दिखाया गया उससे जानकारी इकट्ठा की गई। तो बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं की। गुलिस्तान ने जैसे बताया कि वो वहाँ से इंजेक्शन लेकर आया, उस डॉक्टर ने ये कहा था, उस नाम का कोई डॉक्टर ही नहीं था, और कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला नहीं। अगर दवा और इंजेक्शन दिए तो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नुस्खा होना चाहिए, वो भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें यास्मीन को एक मकाम पर ले गई, सोच पर, कि इसके पीछे उसके पति, उसके शौहर की मौत के पीछे कहीं ना कहीं गुलिस्तान का हाथ है। और एक सॉलिड रीज़न उसके पास ये था कि अफ़गान शाह ने शुरू से यास्मीन को सब कुछ बता रखा था। उसने कहा था कि वो सेविंग करता है, घर में चूँकि पैसा रख नहीं सकता, इलाका ठीक नहीं है, कल को कोई चोर आ जाए ले जाए लूट कर, तो इसीलिए मैं गुलिस्तान के पास पैसे रखवाता हूँ। और उसने बाकायदा सारा हिसाब किताब दे रखा था
इसी दौरान में जब गुलिस्तान से यास्मीन पूछती है कि अफ़गान शाह ने कुछ पैसे रखवाएं आपके पास, कहता है वो नहीं, मैंने सब उनको दे दिए। अब यास्मीन को उससे पहले अफ़गान शाह ने बताया था कि उसके पास पैसे हैं, अब वो पैसे भी बता रहा है कि सब दे चुके हैं। यहाँ से उसका शक और यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है, बल्कि यकीन हो जाता है कि उसके शौहर की मौत के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ गुलिस्तान का हाथ है और उसने एक जहर भरा इंजेक्शन उसके शौहर को लगाया था, जिसकी वजह से मौत हो गई। क्योंकि उसकी बीमारी कोई इतनी गंभीर और सीरियस नहीं थी कि अचानक मौत हो जाए। शायद पेट दर्द और ऐसी कुछ चीज़ें थी और वो बहुत पुरानी भी नहीं थी, बस हाल में शुरू हुआ था। तो उसे लगा कि बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कंपाउंडर के खुद उसने इंजेक्शन लगा दिया एक, और दूसरा इंजेक्शन दे दिया कि अपने आप लगा लेना। हालांकि उस दूसरे इंजेक्शन में ऐसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल इंजेक्शन था, पेन किलर टाइप का। तो पुलिस स्टेशन भी नहीं था, रिपोर्ट भी नहीं लिखाई, अपनी तरफ से तफ्तीश की और आखिरकार यास्मीन को ये यकीन हो गया कि अफ़गान शाह की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि ये कत्ल था और कत्ल उसके अपने दोस्त ने किया था। और इस कत्ल का मोटिव और मकसद ये था कि पैसे हड़पना जो अफ़गान शाह ने अपने दोस्त के पास जमा कराए थे। जैसे ही ये सारी चीज़ें यास्मीन को दिमाग में एक यकीन के तौर पर सामने आया, वो बेचैन हो उठी। वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती थी। उसे लगा कि वक्त से पहले उसके शौहर को उसके दोस्त ने छीन लिया, अब वो उससे बदला लेना चाहती है। कैसे ले? 6 महीने तक वो तमाम तरीके सोचने लगी कि गुलिस्तान से कैसे बदला लिया जाए। पहले सोचा कि उसे बर्बाद कर दे फाइनेंशियली, फिर सोचा कि उसके घर पे डाका डलवा दे, सारे पैसे हड़प ले ताकि वो सड़क पर आ जाए। लेकिन खुद ही वो आइडिया बनाती और खुद ही उस आइडिया को ड्रॉप कर देती और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। अगले 6 महीने उसने और भी कई तरीके से सोचा, वो भी काम नहीं आया। इसी दौरान एक दिन अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने कहा कि वो गुलिस्तान से शादी करेगी। अच्छा, अब तक इसको विधवा हुए वे करीब 1.5 साल हो चुके थे यास्मीन को। यास्मीन की एक बेटी थी, लेकिन उधर दिक्कत ये थी कि गुलिस्तान भी शादीशुदा था और उसका एक बेटा था। अब ऐसे में वो दूसरी शादी कैसे करे? यास्मीन ने किसी तरह से कुछ पैगाम, मैसेज भिजवाया गुलिस्तान तक कि तुम्हारा दोस्त था अफ़गान शाह और अब मैं अकेली हूँ, बेवा हूँ, ज़िंदगी पूरी सामने पड़ी है, एक बेटी है, तो अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी बेटी का भी जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, वो महफूज रहेगा। लेकिन गुलिस्तान तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि देखो, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा नहीं, और दूसरी बात ये कि मेरी ऑलरेडी एक बेटा है और बीवी है। तो ये बात चलती रही, मैसेज भिजवाती रही यास्मीन। गुलिस्तान इनकार करता रहा। धीरे धीरे वक्त और बीतता गया। अब 2021 आ गया। लगभग 2.5 साल हो गए अफ़गान शाह की मौत को। यास्मीन बेचैन थी कि कैसे बदला लें, मौका मिल नहीं रहा है और शादी से भी इनकार कर रहा है। फिर यास्मीन ने एक चाल चली। उसने अफ़गान शाह से एक दिन मिलने का फ़ैसला किया गुलिस्तान से, और गुलिस्तान से कहा कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी कार ख़रीदो, एक अच्छा घर हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छा हो, तुम्हारे बेटे की भी ज़िंदगी अच्छी हो, और तुम लोगों की भी मदद करते हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये पैसे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हें एक कार दूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझे एक आसरा दो और मुझसे शादी करो। गुलिस्तान लालच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि चलो इतने पैसे आ रहे हैं, गाड़ी भी मिल रही है, अब जाकर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद करीब 6 महीने पहले यास्मीन और गुलिस्तान की शादी हो जाती है। अब लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था, पहली बीवी नाराज़ हो जाती है, इसलिए दोनों गुलिस्तान अपना घर छोड़कर एक किसी दूसरे रिश्तेदार के घर पे चला जाता है यास्मीन के साथ रहने के लिए। फिर थोड़े दिन के बाद तीसरे रिश्तेदार के साथ। अब यास्मीन को इधर मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि लगातार दूसरों के घरों में वो लोग रह रहे हैं। अब इसमें 6 महीना बीत जाता है और लगभग ये जुलाई का महीना आ जाता है। अभी लास्ट वीक जुलाई के शुरू में यास्मीन कहती है
गुलिस्तान से कि कब तक हम अपने रिश्तेदारों के घरों में रहेंगे और कब तक इधर से उधर भटकेंगे, उससे अच्छा एक काम करते हैं, एक घर किराए पे ले लेते हैं और वहाँ रहते हैं, पैसे तो है ही हैं। इसके बाद वो लालच भी देती है कि मेरे पास भी पैसे हैं। फिर उसी इनायत कली बाज़ार में जहाँ पे ये पहले रहती थी और जहाँ दम तोड़ा था उसके शौहर ने, उसी इलाके में वो गुलिस्तान को अपने साथ ले जाती है और एक घर 3000 रुपये पर मंथ किराए पे ले लेती है। अब गुलिस्तान और यास्मीन और उसकी बेटी ये एक घर में किराए के साथ रह रहे हैं। पहली बार यास्मीन को अब मौका मिला कि इस घर में कोई और नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, बस यही 3 लोग हैं। लेकिन पहला चरण पूरा हो चुका साजिश का। अब ये था कि मारें कैसे, क्योंकि गला दबाकर मारना अकेले बस की बात नहीं थी। वो हट्टा कट्टा था गुलिस्तान, यास्मीन नाजुक थी, उसे लगा कि वो उस पर काबू नहीं पाएगी, तो क्या करें? जहर ख़रीदेंगे तो शक हो जाएगा लोगों को या पकड़ी जाएगी। तो अब मारने के लिए हथियार क्या करें? फिर इसका भी उसने हल निकाला। एक दिन उसने कहा कि तुम दिन भर बाहर रहते हो काम के सिलसिले में, फिर अपनी बेटे और उनसे भी मिलते हो, और मैं घर में अकेली रहती हूँ, घर में पैसे भी हैं, तो यहाँ पे चोर लुटेरे भी आ सकते हैं, तो हम लोगों को अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल ज़रूर रखनी चाहिए। गुलिस्तान कहता हाँ ये बात तो सही है। इसके बाद 13,500 रुपये में गुलिस्तान एक पिस्टल ख़रीद कर लाता है। मतलब यास्मीन कत्ल का हथियार भी उसी के हाथों से ख़रीदवाती है। तो अब पिस्टल भी आ गया 13,500 रुपये में। उसने, यास्मीन ने कहा दिखाओ ये कैसे चलता है। बाकायदा गुलिस्तान से ही सब कुछ पूछा। उसने कहा कभी अगर मैं घर में अकेली फंस गई, बेटी है, कोई आ गया, तो अपनी हिफाजत के लिए इसको कैसे चलाएंगे? तो गुलिस्तान ने उसे बताया कि इसमें ऐसे गोलियां भरते हैं, इसको ऐसे ट्रिगर दबाते हैं। वो सब कुछ सीख गई। पिछले हफ्ते पहली बार अब यास्मीन को एक मौका मिलता है। उसने तय कर लिया था कि आज की रात वो गुलिस्तान से अपना इंतकाम लेगी, अपने शौहर के मौत का बदला लेगी। वो रात को जागी रहती है, गुलिस्तान सो जाता है। रात करीब 1 बजे वो उठती है बिस्तर से, दूसरे कमरे में जाती है जहाँ एक संदूक में वो पिस्टल रखा था। वो पिस्टल निकालती है, गोली भरती है, वापस कमरे में आती है, नींद में बेसुध गुलिस्तान की तरफ देखती है और ट्रिगर दबा देती है। लेकिन गोली नहीं चलती। वो 2-3 बार लगातार बेतहाशा पागल की तरह ट्रिगर दबा रही है, गोली चल नहीं रही है। अब वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद वो वापस दूसरे कमरे में जाती है, फिर देखती है कि इसमें दिक्कत क्या है। फिर वो चैम्बर खोलती है, गोली चेक करती है, दोबारा गोली डालती है, फिर से वापस कमरे में आती है। अब भी गुलिस्तान सो रहा है बेसुध। इसके बाद वो बिल्कुल उसके करीब जाती है, सिरहाने जाती है और उसके सर के बिल्कुल पास पिस्टल की नाल रखकर ट्रिगर दबा देती है। इस बार गोली चल जाती है। पहली ही गोली में गुलिस्तान का काम हो चुका था, लेकिन यास्मीन नहीं रुकती। इसके बाद वो दूसरी गोली चलाती है उसके सीने पर। गुलिस्तान दम तोड़ देता है। यास्मीन उसे देखती है, उसकी नब्ज टटोलती है, दूसरे कमरे में वापस जाती है, संदूक में वापस पिस्टल रखती है, बाकी की गोलियां बाहर निकालती है और उसी बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। ये सब कुछ हुआ था रात करीब 1 से 1:30 के दरमियान, और 1 से 1:30 के दरमियान उसी बिस्तर पर बैठकर वो लगातार अब अपने उस शौहर को देख रही है जिससे सिर्फ अपने पहले शौहर के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने शादी की थी और 3 साल इंतज़ार किया था। और इस 3 साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार उसका इंतकाम पूरा हुआ था। वो पूरी रात बिस्तर पर बैठी रही और इसके बाद सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आई, वो दरवाज़ा खोलती और चीखती है कि मेरे शौहर को किसी चोर डाकू ने गोली मार दी। पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनते हैं, पड़ोसी घर के अंदर आते हैं। इसके बाद देखते हैं खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है गुलिस्तान की। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। 3 साल पहले जब अफ़गान शाह की मौत हुई थी तब उस इलाके में कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, लेकिन 3 साल के अंदर वहाँ एक नया पुलिस स्टेशन खुल चुका था। खबर सुनकर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। उस वक्त वहाँ इंस्पेक्टर थे इनायत अली, वो आते हैं, सारी तफ्तीश होती है। लेकिन उन्हें शक होता है क्योंकि अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग देर रात तक जागे हुए थे, उन्होंने किसी को आते देखा ना जाते देखा। फिर भी वो तफ्तीश जारी रखते हैं। 2-4 दिन बीत जाता है। इस दौरान में पुलिस को पुरानी कहानी भी पता चलती है
कि कैसे यास्मीन की शादी हुई थी अफ़गान शाह से, कैसे उसकी मौत हुई। पड़ोसियों से ये भी पता चला कि यास्मीन हमेशा अपने पति, अपने शौहर की मौत के लिए गुलिस्तान को ही जिम्मेदार मानती थी। तो पुलिस का माथा ठनका कि जिसे वो अपने शौहर का कातिल मानती थी, उससे उसने शादी क्यों की। इसके बाद धीरे धीरे छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस को तलाशी में संदूक से वो पिस्टल मिल गई जिससे गोली चली थी। उस पिस्टल से चली गोली और जो खोखे बरामद हुए उसको टेस्ट के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, गोली मैच कर गया। इसका मतलब था कि गोली घर के अंदर ही चलाई और घर के अंदर से जो चलाने वाला था वो घर का ही था। अब पुलिस ने यास्मीन से सख्ती से पूछताछ की। बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यास्मीन ने एलानिया ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने ही गुलिस्तान को मारा है, क्योंकि मुझे अपने शौहर की मौत का बदला लेना था और अपने शौहर के कत्ल का बदला लेने के लिए ही मैंने गुलिस्तान से शादी की। 3 साल इसकी मौत का इंतज़ार किया। आज मेरा इंतज़ार और इंतकाम दोनों पूरा हुआ। इसके बाद यास्मीन को जेल भेज दिया गया। उस इलाके के आधे लोग यास्मीन को कातिल के तौर पर देखते हैं, बाजावर ज़िले में पाकिस्तान के। आधे लोग उसके साथ हमदर्दी रखते हैं कि इसने किस तरीके से 3 साल तक अपने दुश्मन से बदला लेने का इंतज़ार किया, उसके साथ शादी की, उसके साथ सोई, उसके साथ रही और फिर अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी कहानी सरहद पार पाकिस्तान से एक अजीब बदले की, जिसमें एक औरत सिर्फ इसलिए शादी करती है क्योंकि उसे अपने पति के कत्ल का बदला लेना था। तो आज कहानी में इतना ही। कल संडे है, उम्मीद यही है कि आप लोगों का भी संडे अच्छे से गुजरे, कोई बड़ा क्राइम ना हो, ताकि हम लोगों की भी छुट्टी हो। मंडे आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।